हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सेशन में कुछ भी आगे कहने से पहले सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहार रुकने के लिए नहीं, उबाऊ, थकाऊ और एक जैसे काम करने वाली जिंदगी में ऊर्जा के प्रवाह के लिए होता है। तो मैं यहां पर यह सेशन लेकर इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मैं समझता हूं कि आप दिन भर इस त्योहार के आनंद से आनंदित होकर के उस स्थिति में तो जरूर होंगे कि एक छोटे से सेशन को कर लें और अपने पढ़ाई और अपने मंजिल की तरफ चल रहे सफर को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। पिछले दिन का सेशन मैं नहीं ला पाया क्योंकि मेरे लिए सेशन तैयार था, बट पता नहीं मन नहीं हो रहा था और थोड़ा अजीब थका थका सा महसूस कर रहा था मैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक ब्रेक रखते हैं, आज के बदले सैटरडे को सेशन रख दिया जाएगा। सप्ताह में 5 दिन की प्रॉमिस है तो उसको पूरा करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई बात रह जाती है तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसका आंसर लेकर के हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है इसको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा शब्द है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फैट। इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं, मोटा, थुलथुल, गोल मटोल, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि क्या आपके, मैं यहां पर बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अब जो मोटा है वो मोटा है, वो उसके शारीरिक संरचना की बात है और अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल है तो हम कौन होते हैं उसको बॉडी शेम करने वाला, और ये गलत बात है। हाँ, अगर किसी मेडिकल सिचुएशन की वजह से वैसा है तो इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर हमें एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी प्रकार से आक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसी आदत अगर आप में है तो बिल्कुल इसको बदलिए। ये अच्छा नहीं है क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी है। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसा है तो आप नाम लिखकर बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये क्या है कि पीपल से कॉर्पुलेंट टू अवॉइड सेइंग फैट। देखिए, ये कहने से थोड़ा जो है ना लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो आप उसकी जगह पर कॉर्पुलेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है सभ्य भाषा कह सकते हैं कि अगर आपको फैट कहना है और फैट आप नहीं कहना चाहते हो तो उसकी जगह पर आप कॉर्पुलेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब है मोटा तथा भारी या गोल मटोल या थुलथुल कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, फैट, चबी, ओबीस एंड पजी। क्या है? फैट, चबी, ओबीस एंड पजी। एंटोनिम की बात करें, थीन, लीन, स्लेंडर एंड स्किनी। क्या है? थीन, लीन, स्लेंडर एंड स्किनी। एक अर्थ में कॉर्पुलेंट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर जो आज का शब्द है वो है कॉर्पुलेंट, जो कि फैट का सब्स्टिट्यूट, अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। आप किसी को फैट कहें तो थोड़ा सा बॉडी शेमिंग वाला लगता है कि आपने मुझे मोटा कह दिया। ये आपने कहा कि ठीक है, आप कहना चाहते हो कि आप थोड़े मोटे हो रहे हो, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, हेल्थ वाइज भी आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है और ये हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो हमारा हेल्थ है, हमारा शरीर है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई का, आपके बिजनेस का, आपके पैसे कमाने का या फिर आपके नाम और शोहरत का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सबसे पहला, सबसे ऊपर, सबसे जो सर्वोपरि काम है वो खुद से प्यार करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ, नार्सिसिस्ट नहीं होना है। खुद से प्यार करने का यह भी मतलब नहीं कि आप दूसरे को कुछ भी मत समझिए, जो भी है सब पानी कम है ऐसा भी सिचुएशन नहीं होना चाहिए। खुद से प्रेम करने का मतलब है कि अपना केयर करना, अपने को ठीक से रखना, स्वस्थ रखना और अपने लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है हमारे जीवन में उसको समझ पाना। तो यहां पर कॉर्पुलेंट, फैट कहने को अवॉइड करने के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल से कॉर्पुलेंट टू अवॉइड सेइंग फैट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ही इज अ शॉर्ट somewhat corpulent man। क्या है? He is a short, somewhat corpulent man। चलिए
यहां पर हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है फेलनी। फेलनी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच एज मर्डर, अ क्राइम ऑफ दिस टाइप। मतलब इस तरह का जो कोई भी मतलब सीरियस क्राइम है उसको कमिट एक्ट करने को, द एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, हाँ कमिट करने को हम फेलनी कहेंगे। हत्या जैसा घोर अपराध करने की क्रिया या कोई भी उस तरीके का जो अपराध है उसको हम कहते हैं फेलनी। क्या है यहां पर सेशन में जो पहला शब्द है वो है फेलनी, द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच एज अ मर्डर, सच एज मर्डर, अ क्राइम ऑफ दिस टाइप, हत्या जैसा घोर अपराध करने की क्रिया या कोई घोर अपराध। सिनोनिम की बात करें ऑफेंस, क्राइम, सिन एंड इन्फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा ऑफेंस, क्राइम, सिन एंड इन्फ्रैक्शन। एक अर्थ में फेलनी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इनोसेंस, मोरालिटी, वर्च्यू एंड गुड, क्या हो जाएगा इनोसेंस, मोरालिटी, वर्च्यू एंड गुड। एक अर्थ में फेलनी के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक बार ऑलरेडी चर्चा कर दी है। सेशन का जो पहला शब्द है वो है फेलनी, मतलब है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच एज मर्डर, अ क्राइम ऑफ दिस टाइप, हत्या जैसा घोर अपराध करने की क्रिया या कोई घोर अपराध। इस अर्थ में हम फेलनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि ही वाज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ प्लानिंग द कमिट अ फेलनी। क्या है प्लानिंग टू कमिट अ फेलनी। ही वाज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ प्लानिंग टू कमिट अ फेलनी, मतलब है कि उसको अरेस्ट किया गया है किस सस्पिशन पर कि वो कोई फेलनी कमिट करने का प्लान कर रहा है, कि ही वाज अरेस्टेड ऑन सस्पिशन ऑफ प्लानिंग टू कमिट अ फेलनी। चलिए अगला जो शब्द है वो है हश मनी। हश मनी, हश का यहां नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है मनी दैट इज गिवन टू समवन टू मेक देम कीप समथिंग सीक्रेट। हश का मतलब होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो एक कोई मूवी है जिसका एक गाना है हंस 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 पप्पा जग जाएगा। मुझे ये बताइएगा क्या आप जानते थे कि हंस का क्या मतलब, कि आप हंसने को समझ रहे थे। हंस 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 कहेगा तो हंसेंगे तो पापा और जाग जाएंगे ना जी। वहां कह रहा था हंस हंस हंस। हंस यहां पर इसका मतलब है चुप रहने से, शांत रहने से। हंस का मतलब ये होता है। और यहां पर हंस मनी है ऐसा पैसा जो किसी को शांत रहने के लिए दिया गया हो। कैसा पैसा जो शांत रहने के लिए दिया गया हो। क्या कह रहा है मनी दैट इज गिवन टू समवन टू मेक देम कीप समथिंग सीक्रेट, मतलब उसको इस बात के लिए आप राजी कर लो किसी चीज को वो गुप्त रखे, इसके लिए जो पैसा दिया जाएगा उसको हम कहेंगे हंस मनी। प्राउड नहीं, ये गलत है। आप इसको लिख लो ना, चुप्पी रखने के लिए दिया गया पैसा जो है, किसी चीज को सीक्रेट रखने के लिए जो दिया गया पैसा है, घूस कह सकते हो एक तरह का। सिनोनिम की बात करें पे ऑफ, ब्राइब एंड किक बैक, क्या हो जाएगा पे ऑफ, ब्राइब एंड किक बैक। एक अर्थ में यहां पर हश मनी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर अवार्ड, रिवॉर्ड, प्राइज मनी कुछ भी आप इसके एंटोनिम के तौर पर रख सकते थे। मुझे वहां पर नहीं लगा कोई इंपॉर्टेंट मैं नहीं दिखा उस हिसाब से, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। अब यहां पर हश मनी का क्या मतलब है, मनी दैट इज गिवन टू समवन टू मेक देम कीप समथिंग सीक्रेट, मतलब है कि कुछ चीज को गुप्त रखने के लिए या फिर किसी काम को मतलब किसी को ना बताने के लिए जो पैसा दिया गया है घूस के तौर पर, दैट इज कॉल्ड हश मनी। हश का मतलब है चुप रहने से। एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है हिज सेक्रेटरी क्लेम्स ही ऑफर्ड हर हश मनी टू कीप क्वाइट अबाउट द अफेयर। क्या है हिज सेक्रेटरी क्लेम्स ही ऑफर्ड हर हश मनी टू कीप क्वाइट अबाउट द अफेयर। यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है फेलनी, मतलब है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम सच एज मर्डर, अ क्राइम ऑफ दिस टाइप, हत्या जैसा घोर अपराध करने की क्रिया या कोई घोर अपराध जो उसी स्टैंडर्ड का हो उसको हम कहते हैं फेलनी। नेक्स्ट है हश मनी, मनी दैट इज गिवन टू समवन टू मेक देम कीप समथिंग सीक्रेट, मतलब है किसी भी चीज को गुप्त रखने, छुपाए रखने के लिए दिया गया एक प्रकार का घूस में जो है उस पैसे को हम हश मनी कहते हैं। तो ये दूसरा शब्द है इस पेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है अनस्कैथ। अनस्कैथ का मतलब ये नाउन और वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है विदाउट इंजरीज और डैमेज्ड बीइंग कॉज्ड, मतलब है सकुशल और सही सलामत। अनस्कैथ का मतलब है विदाउट इंजरीज और डैमेज बीइंग कॉज्ड, मतलब है कि सकुशल और सही सलामत। ये इस अर्थ में हम अनस्कैथ शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सेफ, साउंड, इंटैक्ट एंड सिक्योर, क्या हो जाएगा सेफ, साउंड, इंटैक्ट एंड सिक्योर। एक अर्थ में अनस्कैथ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें हार्म्ड, इंजर्ड, हर्ट एंड अब्यूज्ड, क्या हो जाएगा हार्म्ड, इंजर्ड, हर्ट एंड अब्यूज्ड। एक अर्थ में अनस्कैथ के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है अनस्कैथ, मतलब होता है विदाउट इंजरीज और डैमेज्ड बीइंग कॉज्ड, सकुशल और सही सलामत। इस अर्थ में हम अनस्कैथ शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, हर हस्बैंड डाइड इन द एक्सीडेंट बट शी अमेजिंगली एस्केप्ड अनस्कैथ। क्या है हर हस्बैंड डाइड इन द एक्सीडेंट बट शी अमेजिंगली एस्केप्ड अनस्कैथ, मतलब है कि वो एकदम सही सलामत जो है वो बच पाई उसमें से। हर हस्बैंड डाइड इन द एक्सीडेंट बट शी अमेजिंगली एस्केप्ड अनस्कैथ।
तो यहां पर अनस्कैथ का पहला शब्द है, इसका मतलब होता है विदाउट इंजुरीज और डैमेज बीइंग कॉज्ड, मतलब है सकुशल और सही सलामत। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्वैगमायर। क्वैगमायर नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मड, मतलब है दलदल के अर्थ में आप कह सकते हो अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मड, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। या जो दूसरा मीनिंग है उसका मतलब है अ डिफिकल्ट सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन। क्या डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन, इस अर्थ में भी हम क्वैगमायर का प्रयोग करते हैं। गीला तथा कीचड़ भरा भूक्षेत्र या दलदल, ये इसका पहला मीनिंग है। दूसरा है कठिन, जटिल या खतरनाक स्थिति, उस अर्थ के लिए भी हम क्वैगमायर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम मैंने उसी अर्थ में रखा है डिलेमा, क्वेंड्री एंड मोरस। क्या हो जाएगा? डिलेमा, क्वेंड्री एंड मोरस एक अर्थ में क्वैगमायर के दूसरे वाला कठिन, जटिल या खतरनाक स्थिति के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन एंड प्लेजर। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, रिजोल्यूशन एंड प्लेजर एक अर्थ में क्वैगमायर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है क्वैगमायर, अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मड, या फिर अ डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन, इस अर्थ में हम क्वैगमायर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द गेम द पिच वॉज अ रियल क्वैगमायर। क्या है? एट द एंड ऑफ द गेम द पिच वॉज अ रियल क्वैगमायर, मतलब है एकदम दलदल हो गया था। एट द एंड ऑफ द गेम द पिच वॉज अ रियल क्वैगमायर। यहां पर दो शब्द, पहला है अनस्कैथ, विदाउट इंजरीज और डैमेज बीइंग कॉज्ड, सकुशल या सही सलामत, इस अर्थ में हम अनस्कैथ शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्वैगमायर, अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लैंड दैट हैज अ लॉट ऑफ मड, या अ डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस सिचुएशन, गीला तथा कीचड़ भरा भूक्षेत्र, दलदल या कठिन, जटिल या खतरनाक स्थिति, इस अर्थ में हम क्वैगमायर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है रिवोक, कॉमनली यूज्ड। चूंकि ये हमारे लिस्ट में था नहीं इसलिए मैंने शामिल कर दिया है। वर्ब की तरह प्रयोग होता है टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, मतलब किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल करना यानी रद्द करना, निरस्त करना, इस अर्थ में हम रिवोक शब्द का प्रयोग करते हैं। मिटा देना और रद्द करना। सिनोनिम की बात करें रिपील, रिसेंड एंड एब्रोगेट। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है रिसेंड, मैं चाहता हूं कि आप इसकी मीनिंग कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, और यह भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसे पढ़ा है, क्या मैंने आपको पढ़ाया है या फिर ये नया है, आप कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। यहां पर जो है रिवोक, टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, मिटा देना, रद्द कर देना, निरस्त कर देना, इस अर्थ में हम रिवोक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात है रिपील, रिसेंड एंड एब्रोगेट एक अर्थ में रिवोक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंट्रोड्यूस, इनेक्ट एंड रेटिफाई। क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस, इनेक्ट एंड रेटिफाई अर्थ में रिवोक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो पहला शब्द है वो है रिवोक, टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, मतलब है मिटा देना, निरस्त करना और रद्द करना, इस अर्थ में हम रिवोक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। लाइसेंसेस कैन बी रिवोक्ड फॉर अप टू 5 इयर्स। क्या है? लाइसेंसेस कैन बी रिवोक्ड फॉर अप टू 5 इयर्स। चले अगला जो शब्द है वो है नेब्यूलस। नेब्यूलस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा और इसका मतलब होता है शेप और आइडिया के लिए इस्तेमाल होगा। यूज्ड अबाउट अ शेप और आइडिया, नॉट क्लियर और एग्जैक्ट, विदाउट एनी डेफिनिट एजेस, मतलब है आकृति, विचार आदि के लिए अस्पष्ट या सही नहीं या धुंधला, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं नेबुलस का। सिनोनिम की बात करें एम्बिगुअस, क्रिप्टिक एंड ऑब्स्क्योर। क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस, क्रिप्टिक एंड ऑब्स्क्योर एक अर्थ में नेबुलस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें ओवियस, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्या हो जाएगा? ओवियस, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एक अर्थ में नेबुलस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो दूसरा शब्द है स्पेस का वो है नेबुलस, यूज्ड अबाउट अ शेप, आइडिया एटसेट्रा, नॉट क्लियर और एग्जैक्ट, विदाउट एनी डेफिनिट एजेस, मतलब है आकृति, विचार आदि के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अस्पष्ट या सही नहीं या धुंधला, इस अर्थ में हम नेबुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एम्बिगुअस, क्रिप्टिक एंड ऑब्स्क्योर। एंटोनिम की बात करें ओवियस, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा ब्यूटी इज नेबुलस टर्म अंटिल इट इज डिफाइंड बाय द बिहोल्डर। क्या है? ब्यूटी इज अ नेबुलस टर्म अंटिल इट इज डिफाइंड बाय द बिहोल्डर। अब यहां पर दो शब्द है स्पेस पर। पहला रिवोक, कॉमनली यूज्ड, सबको पता है पहले से। टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, और मुझे यह जानना है किन किन को यह नहीं पता था। हाँ, ईमानदारी है, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप अगर कमेंट में लिख देंगे कि हाँ मुझे ये नहीं पता था, आज मैंने सीखा है, तो उससे आपका कद छोटा नहीं हो जाएगा। सबसे पहले तो स्वीकार करना सीखेंगे, ये सीखने का पहला सीढ़ी है। सीखने की पहली सीढ़ी है कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को नहीं जानते हो, तभी आपके अंदर उसको पाने की ललक जगेगी। अगर आपको पहले से
ऐसा महसूस होगा कि ये मुझे आता है, तो फिर ये एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए विद्यार्थी में वो नहीं होगी और आप सीख नहीं पाओगे। सबसे जरूरी तो ये है। दूसरा है आप सब एक नंबर के कंजूस, पता नहीं वो दास्ताने से हाथ निकलती या नहीं निकलती। अरे मैंने सबको कहा है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं देखते हैं, और जो लोग भी देखते हैं आप 2 फेवरेट वर्ड्स पूरे सेशन में से कम लिख करके बताइए, मुझे पता तो चले। और साथ में किस शहर से आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो इतने लोग देखते हैं। जैसे वो एक रेवाड़ी से थे हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। दिल्ली से है एक कोई थे असम से, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए सेशन पर, और अगर कुछ नया चाहिए, कुछ सुधार चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसको लिख सकते हैं कमेंट में। साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता ही है यहाँ पर इसी तरह के वैल्यूएबल सेशंस आएंगे और सेशन में किसी भी प्रकार का टाल मटोल नहीं होगा। शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की बातें ही की जाएंगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हम वो करने के लिए आपके साथ तैयार हैं और आपको सफलता तक ले जाने के लिए तैयार हैं। जहां जहां आप इसको शेयर वेयर कर सकते हैं कर दीजिए। लाइक वाइक में कंजूसी नहीं करना चाहिए, वो जितना रहता है तो मजा आता है, लगता है कि नहीं यार इतने लोग इंतजार कर रहे हैं तो जाना चाहिए। चले, तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है नेबुलस, और पहला था रिवोक, टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, मिटा देना, रद्द करना और निरस्त कर देना। दूसरा है नेबुलस, ये शेप और आइडिया के लिए यूज होता है, नॉट क्लियर और एग्जैक्ट विदाउट एनी डेफिनिट एजेस, मतलब है अस्पष्ट, सही नहीं और धुंधला। इस अर्थ में हम नेबुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डलसेट। डलसेट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्पेशली साउंड के लिए यूज होता है, स्वीट एंड सूदिंग, मतलब है जो आनंदमयी हो, कर्णप्रिय हो। स्वीट और सूदिंग साउंड को हम डलसेट कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्वीट, मेलिफ्लुअस एंड सूदिंग। क्या हो जाएगा? स्वीट, मेलिफ्लुअस एंड सूदिंग एक अर्थ में डलसेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हार्श, स्ट्राइडेंट एंड कैकोफोनस। क्या हो जाएगा? हार्श, स्ट्राइडेंट एंड कैकोफोनस एक अर्थ में डलसेट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है डलसेट, स्पेशली ऑफ अ साउंड, स्वीट एंड सूदिंग, आनंदमय। सिनोनिम है स्वीट, मेलिफ्लुअस एंड सूदिंग, और एंटोनिम है हार्श, स्ट्राइडेंट एंड कैकोफोनस एक अर्थ में डलसेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। आई थॉट आई रिकॉग्नाइज द डलसेट टोन्स ऑफ द किड्स। क्या है? आई थॉट आई रिकॉग्नाइज द डलसेट टोन्स ऑफ द किड्स। चले, अगला जो शब्द है वो है इंसेसेंट। इंसेसेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नेवर स्टॉपिंग, यूजुअली एंड यूजुअली एनोइंग, मतलब है जो अविराम हो, निरंतर हो और प्रायः खींच पैदा करने वाला हो, मतलब इरिटेट कर देने वाला हो, जो निरंतर चलता रहता है। जैसे ट्रैफिक में जो शोरगुल होता है वो निरंतर चलता रहता है, वो एकदम खींच पैदा, इरिटेट करने वाला होता है, दैट इज कॉल्ड इंसेसेंट। सिनोनिम की बात करें, कांस्टेंट, परपेचुअल एंड परसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, परपेचुअल एंड परसिस्टेंट एक अर्थ में इंसेसेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पीरियोडिक, स्पोरेडिक, इनफ्रीक्वेंट एक अर्थ में इंसेसेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया सकता है। मैंने क्या कहा? पीरियोडिक, स्पोरेडिक एंड इनफ्रीक्वेंट एक अर्थ में इंसेसेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है वो है इंसेसेंट, नेवर स्टॉपिंग एंड यूजुअली एनोइंग, अविराम, निरंतर और प्रायः खींच पैदा करने वाला। सिनोनिम क्या है? कांस्टेंट, परपेचुअल एंड परसिस्टेंट। एंटोनिम है पीरियोडिक, स्पोरेडिक एंड इनफ्रीक्वेंट एक अर्थ में इंसेसेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है नाइट एंड डे वी लिव with the incessant noise of the city। क्या है? night and day we live with the incessant noise of the city। अभी मैंने कहा ट्रैफिक के बारे में, और शहरों में तो शोरगुल होता ही रहता है। इस पेज पर दो शब्द, पहला है डलसेट, स्पेशली ऑफ साउंड, स्वीट एंड सूदिंग, आनंदमय, कर्णप्रिय, इस अर्थ में हम डलसेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है इंसेसेंट, नेवर स्टॉपिंग एंड यूजुअली अनोइंग, मतलब है अविराम, निरंतर और प्रायः खीज पैदा यानी चिढ़ पैदा करने वाला, उस अर्थ में हम इंसेसेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले, अगला जो शब्द है वो है फैलेबल। एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, मतलब है कि जिसमें या जिसके द्वारा गलतियों की गुंजाइश हो, त्रुटिपूर्ण और अशुद्धि करने योग्य, इस अर्थ में हम फैलेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इम्परफेक्ट, फ्रेल, डिफेक्टिव एंड वीक। क्या है? इम्परफेक्ट, फ्रेल, डिफेक्टिव एंड वीक एक अर्थ में फैलेबल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब है कि इसका मतलब है कि जहां गलती होने की गुंजाइश हो, अशुद्धि करने की जो संभावना है, जो उस लायक होता है, उसके लिए हम फैलेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, इनफैलेबल, परफेक्ट, डिवाइन एंड ट्रू। क्या हो जाएगा? इनफैलेबल, परफेक्ट, डिवाइन एंड ट्रू एक अर्थ में फैलेबल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां जो पहला शब्द है वो है फैलेबल, एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, जिसके
जिसमें या जिसके द्वारा गलतियों की गुंजाइश हो, त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं, अशुद्धि करने योग्य, इस अर्थ में हम फैलेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इवन आवर न्यू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज फैलेबल। क्या है? इवन आवर न्यू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज फैलेबल। होता है कभी कभी प्रोग्राम में पावर सप्लाई और कुछ वजह से, गड़बड़ी की वजह से भी कंप्यूटर से गलतियां होती है, मिसप्रिंट हो जाता है, एक के ऊपर दूसरा ओवर प्रिंट हो जाता है। तो फैलेबल का मतलब है एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, जिसके या जिसमें या जिसके द्वारा गलतियों की गुंजाइश हो, त्रुटिपूर्ण या अशुद्धि करने योग्य, इस अर्थ में हम फैलेबल शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है पुलपिट। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ चर्च वेयर द प्रीस्ट स्टैंड्स when he or she is speaking। मतलब है चर्च का वो मंच जहां से पादरी जो है प्रवचन करते हैं, यानी प्रवचन मंच, उस अर्थ में हम पुलपिट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्टेज, पोडियम, डेयस एंड रोस्ट्रम। क्या हो जाएगा? स्टेज, पोडियम, डेयस एंड रोस्ट्रम एक अर्थ में पुलपिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। यहां पर संदर्भ के हिसाब से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एंटोनिम नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको रहने दिया है। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है पुलपिट, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ चर्च वेयर द प्रीस्ट stands when he or she is speaking। चर्च में बना मंच जहां से पादरी प्रवचन करते हैं, प्रवचन मंच, उस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं। पुलपिट का सिनोनिम है स्टेज, पोडियम, डेयस एंड रोस्ट्रम एक अर्थ में पुलपिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा है, as soon as he mounted the pulpit, half of the congregation usually left the church। क्या है? as soon as he mounted the pulpit, half of the congregation usually left the church। इस पेज पर भी दो शब्द है, पहला है फैलेबल, एबल और लाइकली टू मेक मिस्टेक, जिसमें या जिसके द्वारा गलतियों की गुंजाइश हो, त्रुटिपूर्ण, अशुद्धि करने योग्य, इस अर्थ में हम फैलेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है पुलपिट, a raised platform in a church where the priest stands when he or she is speaking। चर्च में बना हुआ मंच जहां से पादरी प्रवचन करते हैं, प्रवचन मंच, इस अर्थ में हम पुलपिट शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है arraign। arraign वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to bring a person to a court of law in order to formally accuse him or her of a crime। मतलब है मुकदमे के लिए अदालत में लाना या दोषारोपण करना, इस अर्थ में हम arraign शब्द का प्रयोग करते हैं। arraign का मतलब होता है to bring a person to a court of law in order to formally accuse him or her of a crime। सिनोनिम की बात करें, indict, denounce and impeach। क्या हो जाएगा? indict, denounce and impeach एक अर्थ में arraign के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, exculpate, exonerate and absolve। क्या हो जाएगा? exculpate, exonerate and absolve एक अर्थ में arraign के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है arraign। arraign का मतलब होता है to bring a person to a court of law in order to formally accuse him or her of a crime। मुकदमे के लिए अदालत में लाना या दोषारोपण करना, इस अर्थ में हम arraign शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा he was arraigned on a charge of murder। क्या है? he was arraigned on a charge of murder। चले अगला जो शब्द है वो है expound। एक्सपॉन्ड वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल। क्या है? टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल, मतलब है समझाना, व्याख्या करना, किसी चीज के बारे में विस्तार से बोल करके समझाना और व्याख्या करना, इस अर्थ में हम एक्सपॉन्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। सिनोनिम की बात करें, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई एंड एक्सप्लिकेट। क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन, क्लैरिफाई एंड एक्सप्लिकेट। एंटोनिम की बात करें, ऑब्सक्योर, कंफ्यूज एंड मिस्टिफाई। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, कंफ्यूज एंड मिस्टिफाई एक अर्थ में एक्सपॉन्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है एक्सपॉन्ड, टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग बाय टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल, मतलब है समझाना और व्याख्या करना, इस अर्थ में हम एक्सपॉन्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है एक्सप्लेन, क्लैरिफाई, एक्सप्लिकेट। एंटोनिम है ऑब्सक्योर, कंफ्यूज एंड मिस्टिफाई। एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा है सी एक्सपॉन्डेड हर थ्योरी फर्दर इन द कोर्स ऑफ हर टॉक। क्या है? सी एक्सपॉन्डेड हर थ्योरी फर्दर इन द कोर्स ऑफ हर टॉक। यहां पर भी दो शब्द है, पहला है arraign, to bring a person to a court of law in order to formally accuse him or her of a crime। मतलब है मुकदमे के लिए अदालत में लाना या दोषारोपण करना, इस अर्थ में हम arraign शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है expound, to give a detailed explanation of something by talking about it in detail, मतलब है समझाना और व्याख्या करना, वो भी बोल करके, उस अर्थ में हम expound शब्द का प्रयोग करेंगे। चले अगला जो शब्द है वो है acolyte। acolyte नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a person who follows and helps a leader or a person who helps a priest in some church ceremonies। मतलब होता है सहायक या पादरी का सेवक।
इस अर्थ में हम एकोलाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? अ पर्सन हु फॉलोज एंड हेल्प्स अ लीडर, लीडर को फॉलो करता है, उसकी मदद करता है, उस अर्थ के लिए हम एकोलाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एडरेंट, डिसिपल एंड फॉलोअर। क्या हो जाएगा? एडरेंट, डिसिपल एंड फॉलोअर एक अर्थ में एकोलाइट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, लीडर, मास्टर, हेड एंड चीफ। क्या हो जाएगा? लीडर, मास्टर, हेड एंड चीफ एक अर्थ में एकोलाइट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है एकोलाइट, अ पर्सन हु फॉलोज एंड हेल्प्स अ लीडर, और अ पर्सन हु हेल्प्स अ प्रीस्ट इन सम चर्च सेरेमनीज। अब देखिए एकोलाइट का ना आप अपने किसी ऐसे दोस्त को कह सकते हैं जो आप में एकदम फॉलो करते रहता है, मदद करने की कोशिश करता है, तो आप वहां पर हेल्पर की जगह पर ये शब्द प्रयोग करके इसको रेगुलर यूज में ला सकते हैं और अपने जीवन में, अपने एग्जामिनेशन में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये बना हुआ रहेगा। तो रिवीजन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इसको यूज में लाना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल लिखिए, और लिखने में आप सब कंजूसी करते हैं, सब लिख देते हैं, उसका एंटोनिम सिनोनिम सीखते हैं। नहीं, तो आप उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखिए, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतना रिवीजन होगा। रिवीजन के दौरान भी अगर एक शब्द को हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, देन एंटोनिम में पढ़ेंगे, तो उतना समय तक उसको दोहराएंगे और ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। समझिए इस बात को। एकोलाइट है अ पर्सन हु फॉलोज एंड हेल्प्स अ लीडर और अ पर्सन हु हेल्प्स अ प्रीस्ट इन सम चर्च सेरेमनीज। एग्जांपल देख लेते हैं। सी रन्स द डिपार्टमेंट थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एकोलाइट्स। क्या है? सी रन्स द डिपार्टमेंट थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एकोलाइट्स, है ना, सहायक के द्वारा चलाता है, चलाती है। सी रन्स द डिपार्टमेंट थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एकोलाइट्स। चले अगला जो शब्द है वो है चोर। चोर नाउन की तरह प्रयोग होता है। चोर का मतलब होता है अ जॉब दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग बट दैट यू मस्ट डू, अ टास्क दैट यू डू रेगुलरली। मतलब है कि अरुचिकर परंतु अनिवार्य कार्य या कामकाज। चोर, रॉ का पूरा उच्चारण यहां पर नहीं होगा। चोर शब्द का मतलब होता है जॉब दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग बट दैट यू मस्ट डू, और अ टास्क दैट यू डू रेगुलरली। मतलब है अरुचिकर परंतु अनिवार्य कार्य या कामकाज। इस अर्थ में हम चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टास्क, जॉब, ड्यूटी और वर्क एक अर्थ में हम चोर के सिनोनिम के तौर पर यूज करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हैप्पीनेस, पीस एंड सिंच एक अर्थ में चोर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है चोर, जॉब दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग बट दैट यू मस्ट डू, और अ टास्क दैट यू डू रेगुलरली। मतलब है अरुचिकर परंतु अनिवार्य कार्य या कामकाज। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं चोर का। सिनोनिम की बात करें, टास्क, जॉब, ड्यूटी एंड वर्क। एंटोनिम है हैप्पीनेस, पीस एंड सिंच। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है, बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड ऑल द हाउस होल्ड chores it was mid afternoon। क्या है? बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड ऑल द हाउस होल्ड chores it was mid afternoon। यहां पर भी इस पेज पर दो शब्द है। पहला है एकोलाइट, अ पर्सन हु फॉलोज एंड हेल्प्स अ लीडर, और अ पर्सन हु हेल्प्स अ प्रीस्ट इन सम चर्च सेरेमनीज। इस अर्थ में हम एकोलाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है सहायक या पादरी सेवक। इस अर्थ में एकोलाइट शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हेल्पर की जगह पर आप इसको प्रयोग कर सकते हो। दूसरा है चोर, अ जॉब इज नॉट इंटरेस्टिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग बट दैट यू मस्ट डू, और अ टास्क दैट यू डू रेगुलरली। अरुचिकर परंतु अनिवार्य कार्य या कामकाज। इस अर्थ में हम चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है, कॉमनली यूज्ड है, लिस्ट में नहीं था इसलिए शामिल कर दिया। कैप्टिवेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अट्रैक्शन। मतलब है किसी को अट्रैक्ट करना या उसको अट्रैक्ट करना और उसका अट्रैक्शन, उसका अटेंशन अपनी तरफ बनाए रखना। मतलब है मोहित कर देना या किसी का ध्यान आकृष्ट रखना। इस अर्थ में हम कैप्टिवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंथ्रॉल, अल्यूर, बिविच एंड एन्चेंट। क्या हो जाएगा? एंथ्रॉल, अल्यूर, बिविच एंड एन्चेंट एक अर्थ में कैप्टिवेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिपेल, बोर, ऑफेंड, रिवोल्ट एंड एनॉय। क्या हो जाएगा? रिपेल, बोर, ऑफेंड, रिवोल्ट एंड एनॉय एक अर्थ में कैप्टिवेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है कैप्टिवेट, टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन। मोहित कर देना या किसी का ध्यान आकृष्ट रखना। इस अर्थ में हम कैप्टिवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंथ्रोल, अल्यूर, bewitch and enchant। एंटोनिम है repel, bore, offend, revolt and annoy एक अर्थ में कैप्टिवेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है हर सिंगिंग कैप्टिवेटेड ऑडियंसेस एवरीवेयर। क्या है? हर सिंगिंग कैप्टिवेटेड ऑडियंसेस एवरीवेयर। चलिए अगला जो शब्द है वो है एसोटेरिक। एसोटेरिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लाइकली टू बी अंडरस्टूड और एंजॉयड बाय ओनली अ फ्यू पीपल विद अ स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट। मतलब है कि कुछ ही लोगों के द्वारा जो समझा जाए और स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट के साथ समझा जाए। मतलब है कि गूढ़ होगा, गोपनीय होगा, है ना,
और क्या कहते हैं, रहस्यमय होगा, जटिल होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, इस अर्थ में हम एसोटेरिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें आर्केन, ऑब्सक्योर एंड क्रिप्टिक, क्या हो जाएगा, आर्केन, ऑब्सक्योर एंड क्रिप्टिक एक अर्थ में एसोटेरिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें कॉमन, पॉपुलर एंड ऑब्वियस, क्या हो जाएगा, कॉमन, पॉपुलर एंड ऑब्वियस एक अर्थ में एसोटेरिक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है, एक और चीज, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, सेशन में कुछ शब्द ज्यादा है, परेशान नहीं होना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि शब्द ज्यादा है तो बस है, अब क्या कर सकते हैं, और अच्छे शब्द हैं। इसके बाद जितने भी शब्द आएंगे मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से वो आपके लिए नया ही होगा और सुना हुआ नहीं होगा। एसोटेरिक का है लाइकली टू बी अंडरस्टूड और एंजॉयड बाय ओनली फ्यू पीपल विद अ स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट, मतलब है गोपनीय और गूढ़, मतलब जो कुछ ही लोगों द्वारा समझा जाए, वो भी स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट के साथ, तो उसके लिए हम, उसका मतलब होता है एसोटेरिक। इंग्लिश में सिनोनिम की बात करें आर्केन, ऑब्सक्योर एंड क्रिप्टिक, एंटोनिम की बात करें कॉमन, पॉपुलर एंड ऑब्वियस। एग्जांपल देख लेते हैं। स्पेशलिस्ट डिक्शनरीज मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोर एसोटेरिक टेक्स्ट, क्या है, स्पेशलिस्ट डिक्शनरीज मे बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोर एसोटेरिक टेक्स्ट्स। यहां पर इस पेज पर दो शब्द, पहला है कैप्टिवेट, टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समबडीज अटेंशन, मोहित कर देना या किसी का ध्यान आकृष्ट रखना, इस अर्थ में हम कैप्टिवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एसोटेरिक, लाइकली टू बी अंडरस्टूड और एंजॉयड बाय ओनली अ फ्यू पीपल विद स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट, गोपनीय और गूढ़, इस अर्थ में हम एसोटेरिक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉजिटेट। कॉजिटेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, मेडिटेट और रिफ्लेक्ट, और टू स्पेंड टाइम थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट अ सब्जेक्ट, मतलब है गहन चिंतन करना। क्या है, गहन चिंतन करना। पहले वाले से मीनिंग अगर नहीं क्लियर हुआ हो, टू स्पेंड टाइम थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी चीज के बारे में समय बिताकर गहरी सोच करना, सावधानी पूर्वक सोचना, मतलब है गहन चिंतन करना। कॉजिटेट का मतलब होता है गहन चिंतन करना। सिनोनिम की बात करें कंटेम्पलेट, पॉन्डर एंड रुमिनेट, क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेट, पॉन्डर एंड रुमिनेट एक अर्थ में कॉजिटेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक एंड इवेड, क्या हो जाएगा, इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक एंड इवेड एक अर्थ में कॉजिटेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज का वो है कॉजिटेट, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, मेडिटेट और रिफ्लेक्ट, और टू स्पेंड टाइम थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट अ सब्जेक्ट, यानी गहन चिंतन करना, है ना, मतलब किसी पर उसको मथना, एकदम पूरा विचार विमर्श करना, एकदम सोचना, उस अर्थ में हम कॉजिटेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू कॉजिटेट ऑन योर डेस्टिनी फॉर टू लॉन्ग यू विल मिस आउट ऑन योर लाइफ। बिल्कुल सही, अगर आप अपने भाग्य पर कुछ ज्यादा सोचेंगे ना तो जिंदगी मिस कर देंगे। अक्सर हम लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। इफ यू कॉजिटेट ऑन योर डेस्टिनी फॉर टू लॉन्ग यू विल मिस आउट ऑन योर लाइफ। चले अगला जो शब्द है वो है वेरासियस। वेरासियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ, और ऑनेस्ट एंड नॉट टेलिंग और कंटेनिंग एनी लाइज, मतलब है ईमानदार, सत्यनिष्ठ और एकदम सही, इस अर्थ में हम वेरासियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ऑनेस्ट, रिलायबल, ट्रूथफुल एंड ट्रू, क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, रिलायबल, ट्रूथफुल एंड ट्रू एक अर्थ में वेरासियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिसऑनेस्ट, फैलेशियस एंड अनट्रू, क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, फैलेशियस एंड अनट्रू एक अर्थ में वेरासियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है वेरासियस, स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ, ऑनेस्ट एंड नॉट टेलिंग और कंटेनिंग एनी लाइज, मतलब है ईमानदार, सत्यनिष्ठ और एकदम सही, इस अर्थ में हम वेरासियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He will be veracious only so long as the consequences are not seriously injurious. क्या है? He will be veracious only so long as the consequences are not seriously injurious. यहां पर जो दो शब्द है, पहला है causitate, उसका मतलब होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, मेडिटेट और रिफ्लेक्ट, मतलब है टू स्पेंड टाइम थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट सब्जेक्ट, मतलब किसी विषय पर समय लगाकर सावधानी पूर्वक सोचना, विचार करना, यानी गहन चिंतन करना, इस अर्थ में हम कॉजिटेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है वेरासियस, स्पीकिंग और रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ, और ऑनेस्ट एंड नॉट टेलिंग और कंटेनिंग एनी लाइज, ईमानदार, सत्यनिष्ठ और एकदम सही, इस अर्थ में हम वेरासियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू टॉक बोस्टफुली और बोस्टफुल और इन्फ्लेटेड टॉक और बिहेवियर, मतलब है घमंडपूर्ण, सेखी बघारना या डिंग मारना, घमंडी बात या व्यवहार, उस अर्थ में हम रोडोमोंटेड का प्रयोग करते हैं। अब ये किसी ग्रीक माइथोलॉजी में कोई स्टोरी है, वहां पर कोई कैरेक्टर है, उससे जुड़ा हुआ है,
अब इतनी कहानी तो वहां पर किसी दिन फुर्सत में सुनाएंगे, और सुनने का मन हो तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। ऐसे हमको सिर्फ शब्द याद रखना है। रोडोमोंटेड का मतलब होता है टू टॉक बोस्टफुली, और बोस्टफुल और इन्फ्लेटेड टॉक और बिहेवियर मतलब घमंडपूर्ण, सेखी बघाड़ना या डिंग मारना या फिर घमंडी बात या व्यवहार, इस अर्थ में हम रोडोमोंटेड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ब्लस्टर, बोस्ट एंड ब्रगाट, क्या हो जाएगा? ब्लस्टर, बोस्ट एंड ब्रगाट एक अर्थ में रोडोमोंटेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड रिस्ट्रेन, क्या हो जाएगा? मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड रिस्ट्रेन एक अर्थ में रोडोमोंटेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो रोडोमोंटेड है। टू टॉक बोस्टफुली और बोस्टफुल और इन्फ्लेटेड टॉक और बिहेवियर मतलब है घमंडपूर्ण, सेखी बघाड़ना या डिंग मारना, घमंडी बात या व्यवहार, इस अर्थ में हम रोडोमोंटेड का प्रयोग करते हैं। ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He soon finds out there is nothing to be gained by rodomontating. क्या है? He soon finds out that there is nothing to be gained by rodomontating. ये सब आदमी को समझ लेना चाहिए कि सेखी बघाड़ने से कुछ मिलने वाला होता नहीं है, उल्टी अपनी ही इज्जत जाती है। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोफैनिटी। प्रोफैनिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन स्पेशली थ्रू लैंग्वेज, मतलब है भगवान के प्रति या किसी धर्म के प्रति अगर हम अनादर शो करें विशेष करके लैंग्वेज के द्वारा, उस अर्थ में हम प्रोफैनिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एन ऑफेंसिव और ऑब्सीन वर्ड और फ्रेज, गाली जो क्या कहते हैं ऑफेंसिव और ऑब्सीन हो, उस फ्रेज या वर्ड हो, उसके लिए हम प्रोफैनिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है ईश निंदा कह सकते हैं, धर्म निंदा कह सकते हैं, अधर्मिता कह सकते हैं, अपवित्रता कह सकते हैं या गाली कह सकते हैं। इस अर्थ में हम प्रोफैनिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इम्पाइटी, ब्लेस्फेमी एंड सैक्रिलेज, क्या हो जाएगा? इम्पाइटी, ब्लेस्फेमी एंड सैक्रिलेज एक अर्थ में प्रोफैनिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, क्या हो जाएगा? प्रेज, रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस एक अर्थ में प्रोफैनिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज का दूसरा शब्द है वो है प्रोफैनिटी, एन एग्जांपल ऑफ शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन स्पेशली थ्रू लैंग्वेज, और एन ऑफेंसिव और ऑब्सीन वर्ड और फ्रेज, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं प्रोफैनिटी का। मतलब है ईश निंदा, धर्म निंदा, अधर्मिता, अपवित्रता या गाली, इस अर्थ में प्रोफैनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं कि द फिल्म कंटेन्स प्रोफैनिटी एंड वॉयलेंस, क्या है? द फिल्म कंटेन्स प्रोफैनिटी एंड वॉयलेंस। इस पेज पर भी दो शब्द। रोडोमोंटेड अच्छा शब्द है, टू टॉक बोस्टफुली एंड बोस्टफुल और इन्फ्लेटेड टॉक और बिहेवियर, घमंडपूर्ण, सेखी बघाड़ना या डिंग मारना, घमंडी बात या व्यवहार, इस अर्थ में हम रोडोमोंटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है प्रोफैनिटी, शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन स्पेशली थ्रू लैंग्वेज, और एन ऑफेंसिव और ऑब्सीन वर्ड और फ्रेज, इस अर्थ में यूज करते हैं। प्रोफैनिटी का मतलब है ईश निंदा, धर्म निंदा, अपवित्रता, अधर्मिता या गाली, इस अर्थ में प्रोफैनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है सेडुलस। सेडुलस एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है, ये पोर्शन और एक्शन की बात करें, शोइंग डेडिकेशन एंड डिलिजेंस और केयरफुल एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब है कि किसी चीज को करने में जहां पर कि बहुत सारा डेडिकेशन दिखे, डिलिजेंस दिखे, एक सावधानी दिखे और एफर्ट बहुत सारा दिखे, उस अर्थ के लिए हम सेडुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है परिश्रमी, मेहनती और लगन भरा हुआ अगर कुछ है, कुछ किया जा रहा है, तो उस अर्थ के लिए हम सेडुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिलिजेंट, मेटिकुलस एंड एसिडुअस, क्या हो जाएगा? डिलिजेंट, मेटिकुलस एंड एसिडुअस एक अर्थ में सेडुलस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्वेसेंट, लेजी, इंडोलेंट एंड लेक्स, क्वेसेंट, लेजी, इंडोलेंट एंड लेक्स एक अर्थ में सेडुलस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है सेडुलस। ये पोर्शन और एक्शन की बात करें, शोइंग डेडिकेशन एंड डिलिजेंस और केयरफुल एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, परिश्रमी, मेहनती और लगन भरा, इस अर्थ में हम सेडुलस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है ही नहीं यहां पर The young woman was so sedulous that she received a commendation for her hard work. The young woman was so sedulous that she received a commendation for her hard work. चलिए अगला जो शब्द है वो है debar. debar वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to stop someone from doing something by law और by official agreement. क्या है कि रोक देना या प्रवेश करने से मना करना। To stop someone from doing something by law और by official agreement, इस अर्थ में हम डिबार शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बार, एक्सक्लूड, प्रोहिबिट एंड फॉरबिड, क्या हो जाएगा? बार, एक्सक्लूड, प्रोहिबिट एंड फॉरबिड एक अर्थ में डिबार के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अलाउ, इंक्लूड, एडमिट एंड एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा? अलाउ, इंक्लूड, एडमिट एंड एक्सेप्ट एक अर्थ में डिबार के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डिबार, टू स्टॉप
someone from doing something, ये 22वां नंबर होगा ना, someone डूइंग समथिंग बाय लॉ और बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट, रोक देना या प्रवेश करने से मना करना, इस अर्थ में हम डिबार शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है ही वाज डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। क्या है? ही वाज डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है शेड्यूलस, पर्सन और एक्शन की बात कर रहा है, शोइंग डेडिकेशन एंड डिलिजेंस और केयरफुल एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, परिश्रमी, मेहनती और लगन भरा, इस अर्थ में हम शेड्यूलस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है डिबार, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय लॉ और बाय ऑफिशियल एग्रीमेंट, रोक देना, प्रवेश करने से मना करना, इस अर्थ में हम डिबार शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है वैक्यूइटी। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस। मतलब है कि किसी भी वजह से या तो इंटेलिजेंस की कमी हो या फिर किसी थॉट की कमी हो, या पहले से हो या हो जाए, उस अर्थ में हम वैक्यूइटी, ये वैक्यूम शब्द से बना हुआ है और वैक्यूम का मतलब जहां पर हवा का अभाव है, तो यहां पर इंटेलिजेंस और थॉट के अभाव की बात कह रहे हैं। लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस, इस अर्थ में हम वैक्यूइटी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा मीनिंग कह सकते हैं एम्प्टी हेडेडनेस। वैक्यूइटी का मतलब क्या है? एम्प्टी हेडेडनेस, मतलब है भाव शून्यता या रिक्तता, इस अर्थ में हम वैक्यूइटी शब्द का प्रयोग करते हैं। चरण की बात करें, एम्प्टीनेस, वैक्यूम, ब्लैंक एंड इनेन, क्या हो जाएगा? एम्प्टीनेस, वैक्यूम, ब्लैंक एंड इनेन, एक अर्थ में वैक्यूइटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फुलनेस, ब्रिलियंस एंड जजमेंट, क्या हो जाएगा? फुलनेस, ब्रिलियंस एंड जजमेंट, एक अर्थ में वैक्यूइटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस सेशन का, इस पेज पर का पहला एंड आई थिंक सेशन का सेकंड लास्ट वर्ड है वैक्यूइटी का मतलब है लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस, एम्प्टी हेडेडनेस, भाव शून्यता या रिक्तता, इस अर्थ में हम प्रयोग करेंगे इसका। एग्जांपल देख लेते हैं। एरोगेंस, moral vacuity and the abuse of power are now routine। क्या है? arrogance, moral vacuity and the abuse of power are now routine। चले सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है profundity। प्रोफंडिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद द सब्जेक्ट एट वेरी सीरियस लेवल, और द फैक्ट ऑफ बीइंग वेरी ग्रेट, सीरियस और पावरफुल, और समथिंग दैट समवन सेज दैट शोज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। मतलब है अगाध ज्ञान की बात है। क्या कह रहा है? कि द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद द सब्जेक्ट एट अ वेरी सीरियस लेवल, मतलब है बहुत ज्यादा सीरियस लेवल पर, गंभीरता पूर्वक, जहां पर जिसको समझ होगी, ज्ञान की बात होगी, गहराई होगी, डेप्थ होगी, तभी वो ऐसा होगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद द at a very serious level, और कह रहा है the fact of being very great, serious और powerful, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं something that someone says that shows great understanding। मतलब कोई कुछ कहे और वो दिखाए गहरी सोच को, गहराई को, गंभीरता को, गहनता को, उस अर्थ में हम प्रोफंडिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये प्रोफंडिटी का मतलब है अगाध ज्ञान की बात, गहराई, गंभीरता और गहनता, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। तो जहां पर देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो ITY शब्द लगा हुआ होता है वो नाउन की तरह प्रयोग होता है। देखिए ये जो होता है नाउन की तरह प्रयोग होता है। यहां पर देखिए इसमें भी ITY लगा हुआ है, इसमें भी IT लगा हुआ है। आगे पीछे की तरफ जाएं तो और कहीं पर भी आया था, देखिए यहां पर भी ITY लगा हुआ है, ठीक है, ये भी नाउन की तरह प्रयोग होता है। और कहीं पर आया था, हम आपको पूरे सेशन में आपको हम दिखाते हैं पीछे ले जा करके कि देखिए नहीं है यहां पर, नहीं है शायद इसके बाद, नहीं है। चलिए इसमें मैंने आपको बताया कि जहां पर ITY लगा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा? नाउन की तरह प्रयोग होगा। और मैंने आपको यहां पर एक के बाद एक 3 एग्जाम्पल दिखाया। एक यहां पर है प्रोफैनिटी, अगला है यहां वैक्यूइटी, और जो ये लास्ट वाला वर्ड है प्रोफंडिटी, ये भी नाउन की तरह प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा ये नाउन सफिक्स है। जिस तरीके से OUS के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और इसका एक एक्सेप्शन मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट पे लिखो। मैं कई बार पूछ चुका हूं लेकिन आप लोग के कान पे जू रेंगता नहीं है। नहीं पता है तो कम से कम आप मुझसे ही पूछ लो कि एक OUS शब्द है जो OUS सफिक्स लगा हुआ है बट वो एडजेक्टिव नहीं नाउन की तरह प्रयोग होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट पे लिख करके बताइएगा। प्रोफंडिटी का मतलब है द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद अ सब्जेक्ट एट अ वेरी सीरियस लेवल, और द फैक्ट ऑफ बीइंग वेरी ग्रेट, सीरियस और पावरफुल, सो दैट समवन सेज
समथिंग दैट समवन सेज दैट शोज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब है कोई कुछ बोले और वो ये बताए, वो दिखाए कि भाई उसके पास ग्रेट अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, गंभीरता और गहनता की बात हो रही है, उस अर्थ में हम प्रोफंडिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। अगाध ज्ञान की बात करें, गहराई की बात करें, गंभीरता की बात करें और गहनता की बात करें, इस अर्थ में हम प्रोफंडिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे इंटेलिजेंस, विजडम एंड इनसाइट। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस, विजडम एंड इनसाइट। एंटोनिम की बात करें इम्प्रूडेंस, इनएबिलिटी एंड स्टुपिडिटी। क्या हो जाएगा? इम्प्रूडेंस, इनएबिलिटी एंड स्टुपिडिटी एक अर्थ में प्रोफंडिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है प्रोफंडिटी, मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद सब्जेक्ट एट अ वेरी सीरियस लेवल, और द फैक्ट ऑफ बीइंग वेरी ग्रेट, सीरियस और पावरफुल, या फिर समथिंग दैट समवन सेज दैट शोज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। कोई कुछ कहे और ये बताए, वो जो कह रहा है उसमें काफी गहन सोच की बात हो, गंभीरता और काफी ज्ञान की बात हो, तो उस अर्थ में हम प्रोफंडिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हिज प्रोफंडिटीज वर लॉस्ट ऑन द यंग ऑडियंस। क्या है? His profundities were lost on the young audience। यहां पर भी दो शब्द हैं। पहला है वैक्यूइटी, लैक ऑफ थॉट और इंटेलिजेंस, एम्प्टी हेडेडनेस, भाव शून्यता या रिक्तता, इस अर्थ में हम वैक्यूइटी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो सेशन का आखिरी शब्द है प्रोफंडिटी, द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डीलिंग विद अ सब्जेक्ट एट अ वेरी सीरियस लेवल, और द फैक्ट ऑफ बीइंग वेरी ग्रेट, सीरियस और पावरफुल, या फिर समथिंग दैट समवन सेज दैट शोज ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, इस अर्थ में हम प्रोफंडिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगाध ज्ञान की बात, गहराई, गंभीरता और गहनता, इस अर्थ में प्रोफंडिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर सेशन में शब्दों की बात तो खत्म हो गई, लेकिन एक बोनस है, एक ईडियम है, उसकी चर्चा करते चलते हैं। वो है अंडर द पंप। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है अंडर प्रेशर टू डू समथिंग, और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब देखिए यहां जो बात लिखी हुई है ना, इसको आराम से समझिएगा तो इसको यूज कर पाइएगा। लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर अंडर द पंप यू हैव टू वर्क वेरी क्विकली इन ऑर्डर टू फिनिश व्हाट यू आर डूइंग। मतलब है कि अगर आप जैसे एग्जाम देते हैं ना, और एग्जाम में बहुत सारा सवाल बचा हुआ है और 15 मिनट का समय बचा हुआ है, तो वहां जो उस काम को पूरा करने, क्या कह रहा है? व्हेन यू आर अंडर द पंप यू हैव टू वर्क वेरी क्विकली इन ऑर्डर टू फिनिश दैट यू आर डूइंग। मतलब है समय सीमा कम है, आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, तो उस समय जो दबाव होता है दैट इज कॉल्ड अंडर द पंप। उसके लिए हम अंडर द पंप का इस्तेमाल करते हैं। तनाव में, दबाव में, किसी मुश्किल स्थिति में या बहुत दबाव महसूस करना। और यह कब होता है कि भैया क्वेश्चन बहुत सारा है, समय समाप्त हो गया है, थोड़ा समय बचा हो, तो उस समय जो दबाव महसूस होता है उसके लिए हम ईडियम यूज कर सकते हैं अंडर द पंप। एग्जांपल देख लेते हैं। माय बॉस इज समवन हु परफॉर्म्स वेल व्हेन ही इज अंडर द पंप। क्या है? माय बॉस इज समवन हु परफॉर्म्स वेल व्हेन ही इज अंडर द पंप। तो एक अच्छा ईडियम है। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट समय पर आप अंडर द पंप होते हो, आपको महसूस होता है बहुत ज्यादा तनाव, समय की कमी, और लगता है कि बहुत तेजी से काम करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि व्हेन यू आर अंडर द पंप यू हैव टू वर्क वेरी क्विकली इन ऑर्डर टू फिनिश व्हाट यू आर डूइंग। मतलब है कोई बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है और ओवर बहुत कम है, समय बहुत कम है, और उसको बहुत तेजी से खेलना पड़ेगा, तो उस समय जो दबाव होता है दैट इज कॉल्ड अंडर द पंप। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए कुल 25 शब्द और एक ईडियम जो आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, मजेदार थे, पढ़ करके मजा आया और आप बोर नहीं हुए, और सच में ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।